एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 9 वैश्वीकरण को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अब मैंने पार्ट 1 में आपको समझा दिया है कि वैश्वीकरण क्या होता है, कैसे हो रहा है आज के टाइम पर। ओके, और टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण पर कितना क्या सहयोग दिया है, योगदान दिया है, उसके बारे में। तो अगर आपको उसके बारे में समझना है तो आपको पहले फर्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 1 देखना होगा। इसमें मैं ब्रीफ में बता देती हूँ वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के सभी देश जब आपस में एक हो जाते हैं, यानी कि वो आपस में कनेक्ट करने लग जाते हैं, उनका आपस में संबंध बन जाता है, जुड़ने लगते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हम पार्ट 2 में वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या होते हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले ये समझते हैं कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव का मतलब क्या होता है। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम समझने लग जाएंगे कि किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है इन पर। तो सबसे पहले देखो, हम समझते हैं कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव का मतलब क्या होता है। देखो, जब वैश्वीकरण किसी देश की राजनीति यानी कि उसकी सरकार, उसके जो लोकतंत्र है, जिस भी पद्धति से वो देश चलता है, उस पर अपने प्रभाव डालने शुरू कर दे वैश्वीकरण, तब हम कहते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। यानी कि जब उस देश के राज्य पर, उसकी सरकार पर वैश्वीकरण से कोई प्रभाव पड़ने लगता है तो तब हम कहते हैं कि वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है। समझते हैं अब आगे कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या क्या है, कौन कौन से है। ओके, देखो, वैश्वीकरण के कारण राज्य की राजनीति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि जो ये वैश्वीकरण हो रहा है, इसके कारण जो राज्य होता है उस पर पॉजिटिव यानी कि अच्छे, नेगेटिव यानी कि बुरे, दोनों प्रकार के इफेक्ट यानी कि प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव को, वो क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी कि सरकार को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। कैसे, देखो, क्योंकि पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम पैर पसार चुकी है। क्या मीनिंग है इस लाइन का, समझो। सबसे पहले ये समझो कि बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनियां, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय निगम। अब ये क्या हो गई है, पूरे विश्व में अपने पैर पसारने लग गए, यानी कि पूरे विश्व में इनकी पहुंच हो गई है। अब पहले जो सरकार का काम था, यानी कि जो सरकार के अंडर की शक्तियाँ थी, आज इनके पास चली गई। कैसे, देखो, पहले सरकार का काम था लोगों को रोजगार देना, उनके तनख्वाह देना, उनकी आय पर ध्यान केंद्रित करना, पर आज ये सारे काम कौन करने लग गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्योंकि आज लोगों को रोजगार कौन दे रही है, नौकरियां कौन दे रही है, ये कंपनियां दे रही है। सरकार जितनी नौकरियां डेवलप नहीं कर पाती, उससे ज़्यादा ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो नौकरी होती है उनका स्कोप निकाल देती है। आपको मतलब अगर सरकारी नौकरी की हम बात करें तो बहुत ही कम होगी इंडिया में, मतलब प्राइवेट जो सेक्टर है उनमें बहुत ज़्यादा जॉब है। तो ये किसने क्रिएट की है सारी नौकरियां, ये जॉब, ये रोजगार के अवसर, बहुराष्ट्रीय निगम ने। तो इससे क्या हो रहा है, सरकार की जो क्षमता है यानी कि जो सरकार की ताकत है उसमें कमी आ रही है। तो सबसे पहला जो नेगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है ये कि सरकार की जो क्षमता है उसमें कमी आ रही है, और जो मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी ने हर जगह अपना स्थान बना लिया है। ओके, अब बढ़ते हैं सेकेंड नकारात्मक प्रभाव की तरफ। सेकेंड है कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है। तो सबसे पहले समझो कि कल्याणकारी राज्य की धारणा का क्या मतलब है। कल्याणकारी राज्य की धारणा का मतलब है कि पहले कुछ काम जो देश के, समाज के विकास के लिए होते थे, ओके, वो सरकार करती थी, सरकार के अंडर में आते थे वो सारे काम, और वो सरकार का सबसे मेन मकसद होता था कि किसी भी तरीके से समाज और देश का विकास किया जाए। पर आज क्या हो गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गया है। यानी कि अब विकास किस तरीके से होगा ये पहले सरकार डिसाइड
डिसाइड करती थी, पर जब से वैश्वीकरण आया है, ये अब कौन डिसाइड कर रहा है? बाजार डिसाइड कर रहा है। क्या चीज़ बननी चाहिए, ये पहले सरकार डिसाइड करती थी, अब कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट डिसाइड कर रहा है, क्योंकि जो मांग होगी वही मार्केट देता है। पहले सरकार जो ज़रूरत होती थी उन्हीं चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इजाज़त देती थी। तो आज क्या हो गया है, जो काम पहले सरकार देश के विकास के लिए करती थी, आज वो मार्केट करता है, और मार्केट का एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है लाभ कमाना। इसलिए यहाँ पर सामाजिक विकास बिल्कुल गौण हो जाता है कि न के बराबर सामाजिक विकास का ध्यान रखा जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जो कल्याणकारी राज्य की धारणा थी वो पुरानी पड़ गई है, क्योंकि राज्य की जगह बाजार ने ले ली है, मार्केट ने ले ली है, और वह सारी प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गया है। कौन? बाजार। ओके, तो ये था दूसरा नकारात्मक प्रभाव। अब तीसरा प्रभाव क्या है, राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही सीमित रहता है या रखता है। तो सही बात है, अभी आपने देखा ऊपर के जो दो कार्यों की चर्चा की, इसमें क्या किया, सरकार ने अपने पैर पीछे कर लिए, यानी कि सरकार वहाँ पर कुछ काम ही नहीं कर पा रही है, दूसरे ही जो मार्केट है वही काम कर रहा है। जैसे कि राज्य अब कुछ कार्य जो होते हैं वहीं तक सीमित रह गया है, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आज भी अगर हमारे देश में कोई भी कानून बनाना है, व्यवस्था बनाना है, नागरिकों की सुरक्षा करनी है, तो वो तो सरकार ही करता है। तो बस इन्हीं कामों तक क्या हो गया है, सरकार सीमित हो गए। यानी कि तीसरा नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, सरकार के जो कार्य थे पहले विस्तृत थे और आज बिल्कुल छोटे स्तर पर बहुत कम हो गए हैं। ओके, तो ये तीन मुख्य नकारात्मक प्रभाव थे। अब हमने नकारात्मक तो पढ़ लिया, पर ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ की सिर्फ नेगेटिव साइड ही होती है, उसके कुछ पॉजिटिव साइड भी होती है, उसकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटी भी होती है। तो उनको देखते हैं, यानी कि अब हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव को, यानी कि वैश्विक राजनीतिक प्रभाव राजनीति पर किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव डालता है। सबसे पहले, वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी नहीं आती। ऐसा नहीं है कि हर जगह इससे राज्य की ताकत में कमी आती है। आज भी राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस अर्थ में आज भी राज्य क्या है, प्रमुख है। क्या राज्य के बिना, यानी कि सरकार के बिना आज देश चल सकता है? क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश चला सकती है? नहीं चला सकती ना। तो भले वैश्वीकरण का दौर आया है, कार्य भले ही सीमित हुए हैं, परंतु फिर भी आज राज्य की प्रधानता है, सबसे प्रमुख आज राज्य ही है, यानी कि सरकार ही है। तो ये पहली सकारात्मक बात है। दूसरा, राज्य आज भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है उसने कुछ कामों से अपने पाँव खींचे हैं, यानी कि अपने कदम उन्हीं दायरों से वो खींच रहा है जहाँ उनकी मर्जी हो, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में आकर वो अपने पैर नहीं खींच रहा है, जबकि जहाँ उसकी इच्छा होती है वो वहीं से पैर खींचता है। जो भी महत्वपूर्ण काम है, जैसे कानून बनाना, कानून व्यवस्था कायम करना, ये भी तो कितने महत्वपूर्ण काम है, तो ये भी आज सरकार कर रही है। तो ये उसका हो गया सकारात्मक प्रभाव। अब तीसरा मेन सकारात्मक प्रभाव क्या है, आज राज्यों के हाथों में अत्याधिक प्रौद्योगिकी मौजूद है। यानी वैश्वीकरण के कारण जो राज्य होते हैं, जो सरकार होती है, उसके सामने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजियाँ मौजूद है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वह नागरिकों पर नियंत्रण रख सकता है। अब सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी का उदाहरण है आधार कार्ड। आधार कार्ड एक टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। ओके, तो आज आधार कार्ड के द्वारा क्या हो गया है, सरकार ने नागरिकों पर नियंत्रण कर लिया है। उन्हें पता है क्या हो रहा है देश में, सारी चीज़ें आप आज सरकार के नियंत्रण में है, पर और वो भी एक जगह बैठे ही सरकार सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही है। कैसे? टेक्नोलॉजी के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण। ओके, तो ये तीन सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट हुए हैं वैश्वीकरण के राजनीति पर। सबसे पहले, आज भी राज्य प्रमुख है, उसके कुछ अपने प्रमुख कार्य हैं और कुछ कार्यों से ही वो अपने पैर खींच रहा है, और वो भी अपनी मर्जी से। बाकी कार्य आज भी उसके महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद तीसरा है, प्रौद्योगिकी इतनी अच्छी हो गई है वैश्वीकरण के कारण कि आज जो सरकार होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो सब अब व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से चलने लगे हैं। ओके, तो ये थे वैश्वीकरण के राजनीति पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। चलिए अब बढ़ते हैं हम आर्थिक प्रभाव की तरफ। तो उससे पहले यही समझेंगे हम कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का अर्थ क्या होता है। ओके, तो जब भी कोई वैश्वीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने लग जाए तो उसे हम कहते हैं आर्थिक प्रभाव। ओके, चलिए अब समझते हैं कैसे। देखो,
आर्थिक प्रभाव, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण का क्या मतलब है? आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब है कि जब दुनिया दो देशों के बीच जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, उसका ट्रांजैक्शन बहुत तेज होने लगे तो उसे हम कहते हैं आर्थिक वैश्वीकरण, जिसे कहते हैं आर्थिक प्रवाह। तो ये जो ट्रांजैक्शन जब दो देशों के बीच शुरू हो जाता है तो इसके कुछ प्रभाव पड़ते हैं, उन्हीं प्रभाव को हम अब समझने वाले हैं। तो उन्हीं को कहते हैं हम वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, है ना। तो चलिए, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव से किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान। वही वाली बात है, अगर पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड होगी सही। तो इसी तरीके से वैश्वीकरण का भी आर्थिक प्रभाव से किसी को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को इससे फायदा हो रहा है तो किस लोगों को इसी से नुकसान हो रहा है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव को। तो देखो, वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है, सही है। अब क्या हो रहा है, एक देश अपने जो वस्तुएं हैं, अपना जो माल है उसे बना के लाता है और दूसरी कंट्री में बेचता है, तो इससे क्या होगा, व्यापार हुआ। तो इससे क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर आज व्यापार में इजाफा हो रहा है। आज अमेरिका में बनी चीज़ भारत में बिक रही है, भारत में बनी चीज़ श्रीलंका में बिक रही है। तो ये क्या हो गया, एक व्यापारिक दौर शुरू हो गया। ओके, तो इससे व्यापार में बड़ी मात्रा में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे। पहले क्या होता था, लोग ऐसा सोचते थे कि दूसरे देश के लोग अगर हमारे देश में आएंगे और व्यापार करेंगे तो हमारे यहाँ के व्यापार को नुकसान होगा, इसलिए वो क्या कर देते थे, वहाँ पर प्रतिबंध लगा देते थे, रोक लगा देते थे व्यापार करने पर। परंतु अब इन प्रतिबंधों में कमी आई है, यानी कि अब जो ये प्रतिबंध लगे थे इनको ख़त्म किया जा रहा है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, व्यापार काफ़ी बड़े पैमाने पर ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव है कि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण व्यापार काफ़ी बढ़ने लगा है। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण विचारों के सामने राष्ट्र की बाधा नहीं रही है। अब कैसे, आज जो हमारे थॉट है ना, आज हम जैसे इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हमारे जो विचार है वो आज पूरी तरीके से जो पहले भारत के विचार थे ऐसे नहीं है। आज हमारे विचार दूसरे देशों के विचारों से मिलते जुलते हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये वैश्वीकरण के सामने के कारण हुआ है, क्योंकि अब विचारों को राज्य की सीमा की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कैसे, और उनका प्रवाह अबाध हो उठा है, यानी कि अब विचारों के सामने कोई बाधा नहीं रही। कैसे देखो, इंटरनेट और कंप्यूटर। आज आप कंप्यूटर से या इंटरनेट में जो इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी देश के विचारों को, वहाँ की सोच के, वहाँ के लोगों के आचार विचार को समझ व पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो माइंडसेट है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे विचार उनके पास चले जाते हैं इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा, और उनके विचार हमारे पास आ रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, आज विचारों के सामने राष्ट्र की सीमा की बाधा नहीं रही है। आज हमारा जो माइंड है और ज़्यादा प्रोग्रेस कर पा रहा है। तो ये किसके कारण हुआ है, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण। ओके, तो ये हो गया सेकेंड पॉजिटिव साइड वैश्वीकरण की, कि आज लोगों के विचारों के सामने सिर्फ राष्ट्र की सीमा नहीं हुई है। इंटरनेट और कंप्यूटर की प्रगति के कारण आज लोग अपने विचार, अपने थॉट बहुत राज्य के बाहर के लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो मोबाइल है ये भी क्या है, इसी का उदाहरण है वैश्वीकरण का। अब बहुत सारी कंपनियां आती है, किसी के पास रियलमी, किसी के पास वीवो, किसी के पास आईफोन, ये बहुत सारे टाइप्स के मोबाइल्स होंगे। ओके, तो ये सब क्या भारत में ही थोड़ी, भारत की कंपनियां ही थोड़ी है, ये सब अलग अलग देश की कंपनियां हैं। तो ये इससे पता चलता है कि वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रभाव है पॉजिटिव भी है, क्योंकि जो ये हमारा स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, इससे आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतना सीख सकते हैं कि आज एक गांव के गली में बैठा अपने घर में बच्चा वो भी देश दुनिया के बारे में जानकारी ले पा रहा है। तो ये क्या है, राष्ट्र की सीमा जो है वो अब अबाध हो चुकी है और हमारे विचार हम बहुत दूर दूर तक शेयर कर पा रहे हैं। ओके, तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है। ओके, अब बात करते हैं तीसरे की। तो आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया का जो समर्थन करने वाले समर्थक है उनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से क्या हो रहा है,
समृद्धि व खुलेपन के कारण ज़्यादा जनता में खुशहाली बढ़ती है। यानी कि जो आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थक है उनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण है, इससे समृद्धि आ रही है, खुलापन आ रहा है और अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है, जिससे क्या हो रही है, खुशहाली बढ़ रही है। उसके साथ साथ आर्थिक वैश्वीकरण के कारण जनता, सरकार तथा व्यापारियों के संबंध जुड़ रहे हैं, अतः वैश्वीकरण से विकास समूचे स्तर पर हो रहा है। तो ये थे आर्थिक वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, जो कि आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थकों का कहना है कि आज वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब समझते हैं हम वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को, कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या है। देखो, वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बड़ा है, सो यहाँ पर पड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे बड़ा आएगा, प्रवाह बड़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकती। यानी कि देखो, जो वस्तुएं हैं वो तो आज इधर से उधर जा रही है, इस देश से उधर उस दूसरे देश जा रही है, पूंजी इधर से उधर जा रही है, एक देश से दूसरे देश, पर जो लोग हैं, जो मनुष्य है, जो मानस है, जो मानव है, वो एक जगह से दूसरी जगह इतनी तेज़ी से नहीं जा पा रहे जितनी तेज़ी से वस्तु और पूंजी जा रही है। क्योंकि देखो, जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो पश्चिम के देश है, उन्होंने अपनी वीज़ा नीति के कारण लोगों की आवाजाही पर बाधा लगा दी, ताकि क्या हो सके, क्या ना हो सके, जो विकसित देशों की नौकरियां है वो बच सके। अब क्या क्या माइंडसेट है इसके पीछे, क्या लॉजिक है इस बात में। देखो, क्या हो रहा है कि वस्तु और पूंजी तो इधर से उधर जाती है तो देश को फ़ायदा होता है, पर अगर किसी दूसरे देश की जनता किसी दूसरे देश में आके रहती है तो उस देश को नुकसान होता है एक तरीके से। कैसे? क्योंकि वहाँ पे जो नौकरियाँ है, जो रोज़गार के अवसर है, वो जो लोग आए हैं वो भी तो उनको पाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और जो इस देश के लोग हैं उनके लिए नुकसान की बात हो जाएगी। तो जो ये विकसित देश है, यहाँ पर पहले से जनसंख्या लिमिटेड है और फिर क्या हो जाती है, और ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाते हैं, और नौकरियाँ भी लिमिटेड है क्योंकि वो विकसित है तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम टेक्नोलॉजी से हो जाते हैं, तो लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उनकी जनता है, उन्हीं के लिए नौकरियाँ हैं। तो अगर कोई विकासशील देश की जनता विकसित देश में जाकर वहाँ पर उनकी नौकरियाँ कर लेती है तो उनको खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो ये विकसित देश होते हैं ना, ये वीज़ा नीति के कारण रोक लगा रहे हैं और सिर्फ वस्तु और पूंजियों का ही प्रवाह बढ़ा है, लोगों का इतने तेज़ी से प्रवाह नहीं बढ़ रहा है। तो ये पहला नेगेटिव जो इफेक्ट हुआ है वो हुआ है, इससे विकासशील देशों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ओके, अब दूसरा, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण दुनिया का जनमत बढ़ रहा है और सरकार कुछ कार्य से अपने हाथ खींच रही है। यही बात कही मैंने कि दुनिया दो भागों में बट रही है, कुछ वैश्वीकरण का समर्थन कर रहे हैं, कुछ असमर्थन कर रहे हैं। दो भागों में, यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण से क्या हो रहा है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही अमीर हो जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब हो पा रहे हैं। तो इससे जनमत जो है ना, जनता का मत, जनता वो दो भागों में बट रही है, उनके बीच एक खाई पैदा हो जा रही है। तो सेकेंड जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण जनमत बढ़ रहा है, जिससे सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग चिंतित है। अब जो समाज का भला चाहते हैं वो लोग चिंतित हो रहे हैं। इससे क्या, उनको पता चल रहा है कि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण समाज में जो जनमत है वो बढ़ने लग गया है, जो कि हमारे समाज के लिए खतरा है, इसलिए वो लोग चिंतित हो रहे हैं। तो ये है सेकेंड नेगेटिव इफेक्ट। अब बात करेंगे थर्ड की। तो देखो, थर्ड है आर्थिक वैश्वीकरण के कारण एक बड़े छोटे तबके को फायदा हो रहा है, यानी कि जो बड़े लोग हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, उनका जो लोगों की संख्या है वो बहुत कम है, छोटी है, तो उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। और बाकी जो लोग नौकरी व सामाजिक कार्यों के लिए सरकार पर निर्भर रहते थे वो लोग बदहाल हो रहे हैं, क्योंकि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके हिसाब से रोज़गार मिल रहा है, तो इससे जो लोग सरकार पर निर्भर रहते थे उनके लिए तो एक समस्या उत्पन्न हो गई है। तो थर्ड कारण क्या है कि इससे कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बाकी जो लोग सरकार पर निर्भर रहने वाले थे उनको इतना फायदा नहीं हो रहा है। तो ये है आर्थिक वैश्वीकरण का थर्ड नकारात्मक प्रभाव। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो देखो, आर्थिक वैश्वीकरणों के आलोचकों का तर्क है, यानी कि जो आर्थिक वैश्वीकरण को सही नहीं मानते उनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण पुनः उपनिवेशी यानी कि आपको पता है भारत पे ब्रिटेन वालों ने राज किया था,
इसको हम क्या कहते हैं, उपनिवेशीकरण का दौर, यानी कि दूसरे लोग हमारे यहाँ निवास करने के लिए आते हैं और फिर हम पे राज करने लग जाते हैं। तो कुछ आलोचकों का यही कहना है कि ये जो आर्थिक वैश्वीकरण है, इसमें जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है ना, हमारे यहाँ निवेश करती है, ये कहीं ना कहीं हम पे आगे चलकर कहीं हमें गुलाम ना बना ले। इसीलिए जो लोग आर्थिक वैश्वीकरण के आलोचक है, जो इस बात का समर्थन नहीं करते, वो कहते हैं कि ये हमारे लिए एक समस्या है और हो सकता है यह पुनः उपनिवेशीकरण का दौर ना हो जाए। ओके, और यह अतः हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। ओके, तो ये चौथा नकारात्मक प्रभाव है। अब कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण धनी व्यक्ति और धनी, यानी कि जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर और गरीब होता जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि देखो, आर्थिक वैश्वीकरण में जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है, इनमें जॉब के लिए एक अच्छी शिक्षा पद्धति और अच्छी मतलब अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो धनी व्यक्ति होते हैं, उनके ही बच्चे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अच्छे से ले पाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी उस टाइप से डेवलप्ड हो जाती है। और जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिनके पेरेंट्स छोटे मोटे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो एक मिडिल स्कूल में उनको भेजते हैं, जिनसे उनका डेवलप्ड उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से धनी व्यक्तियों के बच्चों का हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि धनी व्यक्तियों के जो संतान है, धनी व्यक्तियों का जो एरिया है, वो और धनी होता जाता है और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है? आर्थिक वैश्वीकरण के कारण। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आर्थिक वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो देखो, दोनों तरीके के प्रभाव है। आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि सकारात्मक प्रभाव को समझाइए, तो केवल आपको पॉजिटिव साइड लिखनी है। और आपसे पूछा जाए कि वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए, तो आपको दोनों तरीके के लिखने हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव की तरफ। उससे पहले समझेंगे कि वैश्वीकरण संस्कृति के प्रभाव का मतलब क्या है। जब भी वैश्वीकरण के कारण किसी देश की संस्कृति पर प्रभाव पड़ने लगे, यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोगों, वो किस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके का वो खाना खा रहे हैं, किस तरीके के उनके आचार विचार है, उनका रहन सहन है, जब इस पर प्रभाव पड़ने लग जाए तो हम कहते हैं वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। तो चलिए समझते हैं कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है वैश्वीकरण का संस्कृति पर, यानी कि संस्कृति पर। तो चलिए, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के प्रभाव आर्थिक राजनीतिक दायरे में ही नजर नहीं आते, यानी कि वैश्वीकरण के जो इफेक्ट है वो सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे में ही नहीं है, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से ही नहीं है, जबकि संस्कृति पर भी इसका प्रभाव है, यानी कि समाज, संस्कृति, सभ्यता पर भी इसका प्रभाव हो रहा है। सबसे पहले देखो, जीवन शैली पर। इंसान की जीवन शैली वैश्वीकरण के कारण पूरी तरीके से बदल गई है। कैसे? वैश्वीकरण का सामान्य व्यक्ति के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, ये वैश्वीकरण के प्रभावों पर भी निर्भर करता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं, हमारा रहन सहन है, हमारे आचार विचार है, वह सभी वैश्वीकरण के असर में तय होता है। देखो, पहले हम इंडिया का ही उदाहरण लेके समझेंगे कि ताकि हम अच्छे से रिलेट कर पाए, क्योंकि हम इंडिया के हैं। देखो, हम जो भी खाते पीते हैं, पहले क्या हम पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाते थे? नहीं खाते थे ना। ये क्यों हुआ? ये वैश्वीकरण के कारण हुआ। ये हमारा भोज्य पदार्थ नहीं था, पर जब दूसरे देश के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया तो हम खाने लग गए। अब हमारा रहन सहन देखो, पहले हमारा जो सभ्यता पूर्वक रहन सहन था, वो पुरुष के लिए धोती कुर्ता था, महिलाओं के लिए साड़ी सूट वगैरह थे। पर आज क्या हो गया है? आज हम वेस्टर्न कपड़ों को पहनने लग गए हैं, जो वेस्टर्न ड्रेसेस है उनको पसंद करने लग गए हैं। तो ये हमारे रहन सहन पर क्या हो गया है? प्रभाव पड़ने लग गया है। आचार विचार हमारे खुलेपन आ गया है। पहले हम अलग तरीके से सोचते थे, आज हम उसी चीज़ को अलग तरीके से सोचने लग गए हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ है? वैश्वीकरण के कारण हुआ है। तो वैश्वीकरण का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन शैली पर, यानी कि वैश्वीकरण इतना ताकतवर है कि इंडिविजुअल पर्सन पर भी वो अपने इफेक्ट छोड़ता है। ओके, अब दूसरा है सांस्कृतिक समरूपता। अब वैश्वीकरण से क्या होता है? सांस्कृतिक समरूपता आती है। पर आपको क्या पता कि सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है? तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ क्या है। देखो, सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ
यह नहीं है कि विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि सभी संस्कृतियाँ समरूप रूप से समानता से मिलकर चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बजाय क्या हो रहा है, विश्व की संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति संपूर्ण विश्व पर लादी जा रही है। यानी कि जो पश्चिम की कंट्रियाँ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सारी कंट्रियों को, इनकी जो संस्कृति है उनको लादा जा रहा है विश्व के दूसरे देशों पर। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, यानी कि सांस्कृतिक समरूपता का नाम भले दिया जा रहा है पर हो क्या रहा है, जो पश्चिम की संस्कृति है उनको लादा जा रहा है। तो ये है सेकेंड सांस्कृतिक समरूपता प्रभाव। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड की तरफ, अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव। आज पूरे विश्व में अमेरिका का डंका बजता है ना, और इसी कारण संस्कृति पर भी अमेरिका का प्रभाव हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव है, क्योंकि राजनीतिक व आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है। सही है, क्योंकि अमेरिका क्या है, राजनीतिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा प्रभुत्वशाली और आर्थिक तौर पर तो उसकी कोई बेजोड़ कोई शक्ति ही नहीं है, उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है, जो कम ताकतवर समाज है उन पर क्या हो रहा है, अमेरिका का प्रभाव पड़ रहा है। सही है, भारत पे भी पड़ रहा है। मतलब आजकल बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के हिसाब से होने लग गई है भारत की। भारत के लोग उसी तरीके से सोच रहे हैं। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में हुई है और कुछ चीज़ें नेगेटिव वे में हुई है। जैसे अगर बात करें हम दो तरीके से, जैसे हम बात करते हैं महिलाओं के विषय में, तो अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं के विषय में खुलेपन, स्वतंत्रता की भावना है, जबकि भारत में शुरुआत में ये जो भावनाएं थी ये महिलाओं को बंदी बनाकर उन्हें कैद के जैसे रखने की थी। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, अमेरिका जैसे देश में रिलेशनशिप यानी कि हमारा घर परिवार जो होता है उसकी ज़्यादा जो कर्तव्य होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब वो अपने रिश्तों को बिल्कुल सीमित रखते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। पर भारत एक परिवार संपन्न देश है जहाँ पर आपस में मिलजुल कर रिया जाता है। तो आज ये चीज़ें खत्म हो रही है। आज जो फैमिली हो रही है वो न्यूक्लियर फैमिली यानी कि छोटी छोटी फैमिली में तब्दील हो चुकी है, और लोग आजकल अपने पेरेंट्स का जितना कर्तव्य होता है उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि दोनों तरीके से हो रहे हैं। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं वस्तुओं में विविधता। अब इससे क्या हो रहा है, सांस्कृतिक प्रभाव से वस्तुओं में विविधता कैसे आ रही है। उसके पहले समझो विविधता क्या है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी। विविधता को आप कह सकते हैं अलग अलग होना, भिन्न भिन्न चीज़ें होना, इसको हम बोलते हैं विविधता। वैश्वीकरण से संस्कृति में विविधता आती है। कैसे विविधता आती है, देखो जैसे कि बर्गर आपने देखा ही होगा, ऑफ कोर्स खाया भी होगा। तो बर्गर और मसाला डोसा का विकल्प नहीं है। मसाला डोसा क्या है, हमारे भारत का है, और बर्गर क्या है, दूसरे कंट्री से आया है। तो बर्गर और मसाला डोसा का विकल्प नहीं है। मतलब अगर आप बर्गर खाओगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा, आप मसाला डोसा खाओगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा। दोनों की अपनी अपनी ज़रूरत है, अपना अपना टेस्ट है। तो ये इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बर्गर आ गया तो लोग मसाला डोसा नहीं खाएंगे। इससे तो ये हुआ कि बर्गर डोसा के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि हमारे भोज्य पदार्थ में एक और पसंद की चीज़ शामिल हो गई। यानी कि पहले हम मसाला डोसा ही खाते थे, अब हम बर्गर भी खाएंगे और मसाला डोसा भी खाएंगे। तो ये क्या हुआ, वस्तुओं में विविधता आ गई, यानी कि हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शंस आ गए, यानी कि अलग अलग तरीके के हमारे सामने ऑप्शंस आ गए। ऐसा माना जाता है कि ये एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। ओके, पर रियलिटी इससे कुछ अलग होती है। ओके, अब बढ़ते हैं सांस्कृतिक विभिन्नीकरण की तरफ। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण का क्या मतलब होता है, देखो वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट हो जाती है। क्योंकि वैश्वीकरण से क्या हो रहा है, संस्कृति में दूसरी देश की संस्कृतियों का प्रभाव होता है, तो हर संस्कृति विशिष्ट यानी कि एक स्पेशल रूप ले लेती है। ओके, और ज़्यादातर, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होता है। यानी कि ये जो संस्कृति के प्रभाव है ये सिर्फ एक ही जैसे नहीं होते हैं, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी है, उसके साथ साथ पॉजिटिव भी है। तो ये थे हमारे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पर प्रभाव। ओके, तो आपको पता चल गया, मैंने अभी आपको 3 बिंदुओं के बारे में यहाँ पे समझाया। सबसे पहले हमने राजनीतिक प्रभाव की बात की कि किस तरीके से सरकार पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे। फिर हमने आर्थिक प्रभाव की बात की, तो हमने देखा किस तरीके से ये लोगों को फ़ायदा और नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर हमने अभी सांस्कृतिक प्रभाव की बात की, तो हमने देखा कि किस तरीके से जो वैश्वीकरण है वो किस
एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर भी किस तरीके से अपने इफ़ेक्ट डालता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी आईएमपी थे, इसलिए आप को अच्छे से समझ आ गए होंगे। और मैंने थोड़े बड़े बड़े लिखे ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको इसी से नोट्स बना लेना है और यही सेम पॉइंट आपको लिख देने हैं, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 5 अंक का क्वेश्चन होगा तो 5 पॉइंट लिखना, पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 का है तो 4 लिख देना। ओके, तो चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट वीडियो, इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया और एक लास्ट पार्ट आएगा, उसमें हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो उसमें हम 2-3 बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत और वैश्वीकरण को समझेंगे, यानी कि वैश्वीकरण के दौर में भारत के क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। फिर वैश्वीकरण का प्रतिरोध, यानी कि कुछ लोग वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, यानी कि इसे अच्छी चीज़ नहीं मानते, तो क्या क्या विरोध हो रहे हैं। और फिर देखेंगे भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, यानी कि भारत भी कभी कभी कुछ चीज़ों में वैश्वीकरण का विरोध करता है, तो किस तरीके से, किन चीज़ों का और किस तरीके से विरोध हो रहा है, तो इनके बारे में हम अपने पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये आज का पार्ट 2 पसंद आया होगा और पार्ट 1 भी आप जाके देख लेना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।